गरीब के ख्वाब। दिल्ली के सीलमपुर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मीनू एक बहुत ही गरीब घर में जन्मी लड़की थी। मीनू के घर के आसपास बड़े बड़े कूड़े का ढेर और गंदा पानी जमा रहता था। घर के चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी। मीनू के घर पर उसकी माँ अनीता और उसकी 4 छोटी बहनें थी। मीनू अपनी सभी बहनों में सबसे बड़ी थी, इसीलिए घर परिवार की जिम्मेदारी मीनू के कंधों पर ही थी। मीनू अपनी माँ के साथ मिलकर कूड़ा कबाड़ा चुगने का काम किया करती। इसी से वो अपने घर के खाने पीने का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मीनू कूड़ा चुग रही होती है, तभी उसकी नजर कूड़े के ढेर में पड़ी एक किताब पर जाती है। मीनू उस किताब को उठाती है और उसे साफ करके अपने गले से लगा लेती है। साथ ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर क्यों तू हम गरीबों के साथ इतना निर्दयी हो जाता है? कौन है इतना अभागा जिसने किताबों को ऐसे कचरे में डाल दिया? एक मैं गरीब हूँ जिसका हमेशा से यही ख्वाब था कि मैं पढ़ती लिखती, एक अच्छी नौकरी करती और कभी अपने परिवार को ऐसे गरीबी के दिनों से मुक्ति दिलाती। और एक वो है जिसने इस किताब को कचरा समझकर ऐसे कूड़े में डाल दिया। काश कि मैं उससे मिलकर उसे ये बता पाती कि इन किताबों की कितनी अहमियत है उनकी जिंदगी में जिनको ये नहीं मिलती। कोई उनसे पूछ कर देखे कि उसके दिल पर क्या बीतती है। इतना कहकर मीनू उस किताब को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे कहती है, अब बेटा मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि तू पढ़ना चाहती है, पर मैं तुझे कभी शिक्षा नहीं दिलवा पाई। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं हो पाई कि तेरा दाखिला एक सरकारी स्कूल में ही करवा दूं। और छोटी सी उम्र में मैंने तेरे कंधों पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। आप माफी मत मांगो माँ, हम गरीबों के सपने तो हवा के झोंके की तरह होते हैं, कब आए कब गए किसी को क्या पता। हमारे ख्वाब हमारे साथ ही चले जाते हैं, इसी इच्छा में कि काश कभी हमारे ख्वाब पूरे हो पाए। खैर ये सब छोड़ो माँ, खाना बन गया क्या? हाँ बेटा, आज एक भली औरत ने दाल चावल दान में दे दिए थे, बस वही बनाकर आई हूँ। आजा बेटा, आज पेट भर के खाना खाएंगे सब। इतना कहकर अनीता अपने पूरे परिवार के लिए खाना परोसती है और सभी पेट भरकर दाल चावल खाते हैं और सो जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। हर दिन की तरह अनीता और मीनू कूड़ा कबाड़ा चुनने के लिए निकल जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अनीता की सहेली काजल उसके पास आती है, जो कि एक बड़े सेठ सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। अनीता को देखकर काजल उससे बोलती है, अरे अनीता, मैं तेरे लिए एक नौकरी का मौका लेकर आई हूँ। एक सेठानी है, उनके यहाँ काम करना है। घर में बस सेठ सेठानी और उनकी एक बेटी है। घर तो बहुत बड़ा है उनका, तुम अकेली से तो सारा घर साफ भी नहीं हो पाएगा। तुम मीनू को भी अपने साथ ले जाना, साफ सफाई में तेरी मदद कर देगी। और सेठानी बड़े अच्छे दिल की है, खाने पीने को भी खूब दिया करेंगी। कब तक तो यूं ही कूड़ा कबाड़ा चुगती रहेगी? तू कहे तो मैं बात करूं? हाँ हाँ काजल बहन, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अब अपनी जवान बेटी को ऐसे गली गली लेकर घूमते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी सेठानी से बात कर लो, हम दोनों माँ बेटी उनके घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कर दिया करेंगे। ठीक है अनीता, जैसा तुम कहो। मैं सेठानी से आज ही बात करती हूँ, तो तुम कल से काम पर चली आना। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है और सेठानी, जिसका नाम निर्मला था, उसके घर जाकर मीनू और अनीता के लिए काम की बात करती है। निर्मला हाँ बोल देती है। उसके बाद काजल मीनू और अनीता को इस बात की सूचना दे देती है। अगले ही दिन से दोनों माँ बेटी निर्मला के घर का काम करने के लिए उसके घर चली जाती हैं। निर्मला उन्हें सारा कामकाज अच्छे से समझा देती है। दोनों माँ बेटी पूरी मेहनत के साथ सारा दिन काम किया करती थी। निर्मला की एक बेटी थी जिसका नाम था विनीता। विनीता एक बहुत ही जिद्दी, बदतमीज और किसी की भी बात ना मानने वाली लड़की थी। निर्मला ने अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाला था, लेकिन विनीता पढ़ाई में भी बहुत कमजोर थी। ऐसे ही एक दिन विनीता अपने कमरे में बैठी गुस्से में किताबों के पन्ने इधर से उधर पलट रही थी। उसे ऐसा करते हुए मीनू देख लेती है और उससे कहती है,
बेबी जी, आप इन सुंदर सुंदर किताबों के पन्नों को ऐसे क्यों पलट रही हैं? तुमसे मतलब मैं इन किताबों का कुछ भी करूं? अब बेबी जी, मैं तो बस पूछ रही थी, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर किताबें हैं ना? अब मैंने देखा है उन किताबों में कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, कितना अच्छा अच्छा लिखा हुआ होगा ना? क्या आप मुझे पढ़कर सुनाओगी कि उनमें क्या लिखा है? कोई अच्छी कहानी, कोई कविता कुछ सुना दीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हें पढ़ना है तो खुद पढ़ लो ना, मेरा क्या दिमाग खा रही हो? मुझे तो वैसे भी ये पढ़ना लिखना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे बेबी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, और अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं पढ़ लेती, लेकिन मैं तो ठहरी अनपढ़ गंवार, मुझे क्या पता कि इन किताबों में क्या लिखा है। मेरी तो बस हमेशा से यही इच्छा रही थी कि मैं आपकी तरह पढ़ पाती, कुछ अच्छा कर पाती, लेकिन हम गरीबों के ख्वाब तो बस ख्वाब बनकर ही रह जाते हैं। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। इतना कहकर मीनू बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचती है, बड़ी मालकिन विनीता बेबी की पढ़ाई पर कितना खर्च करती हैं। उन्हें कितनी सुंदर सुंदर किताबें, कॉपियाँ, लिखने के लिए सुंदर पेन पेंसिल लाकर देती हैं, लेकिन उन्हें तो इसकी कोई कदर ही नहीं। वो तो पढ़ना ही नहीं चाहती, वो हमेशा ही पढ़ाई को बुरा बताती हैं। और एक मैं हूँ जो बस दूर से ही ये सब देखकर अपना दिल खुश कर लेती है। हे भगवान, अमीरी गरीबी के इस दौर में कम से कम हम गरीबों को इस लायक तो रखता कि हम पढ़ सके। अपने अरमानों को अपने दिल में थामे हुए मीनू वापस से घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। मीनू जब भी कभी विनीता को किताबों का निरादर करते हुए और पढ़ाई की कदर ना करते हुए देखती तो उसे अपनी बेबसी पर बहुत तरस आता। ऐसे ही एक दिन विनीता के एग्जाम का रिजल्ट आता है और विनीता को रिपोर्ट कार्ड में बहुत ही बुरे नंबर मिले होते हैं, जिस वजह से निर्मला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और विनीता को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, विनीता, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके, और तुम हो कि पढ़ाई में रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। अरे ये क्या नंबर लेकर आई हो? तुम अपनी क्लास की सबसे लोएस्ट स्टूडेंट हो। सोसाइटी में तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। सब यही बोलते हैं कि निर्मला की बेटी पढ़ाई में एकदम डफर है। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम एवरेज नंबर तो लेकर आओ। तुम्हारी मार्कशीट C+ ग्रेड से भरी पड़ी है। क्या करूं मैं तुम्हारा? जब देखो तब खेलना, बदतमीजी करना, जुबान लड़ाना, बस यही सब आता है तुम्हें। पढ़ना लिखना तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो मैंने कहा है क्या कि आप मुझ पर इतना खर्चा करो? अरे मुझे नहीं लगता अच्छा पढ़ना, तो मैं क्या करूं? पढ़कर भी नहीं आता मुझे समझ में। और अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत है ना, तो आप अपने लिए ना कोई नई बेटी गोद ले लो, क्योंकि मुझसे तो पढ़ाई होती नहीं। और अगर आप मुझे ज्यादा ही पढ़ाई करने के लिए फोर्स करेंगी तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी। इससे बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरी मर्जी से चलने दे, वरना ऐसा ना हो कि जो आपकी रही सही इज्जत है वो भी ना रहे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर निर्मला सुन्न पड़ जाती है और वो कुछ नहीं बोलती। विनीता गुस्से में पैरों को धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। अनीता और मीनू ये सारा नजारा देख लेती हैं। तभी अनीता निर्मला से कहती है, माफ करना मालकिन, वैसे तो मेरा बोलने का कोई हक नहीं है, ये आपके घर की बात है, पर फिर भी मैं एक माँ हूँ और जानती हूँ कि बच्चे अगर ऐसा कुछ कहें या करने की बात करें तो माँ के दिल को कितनी ठेस पहुँचती है। आप एक बार अपनी बेटी को प्यार से समझाइए, हो सकता है उसे पढ़ाई के अलावा किसी और काम में रुचि हो, आप उसे उस काम में लगा दीजिए। इससे आपका और आपकी बेटी का रिश्ता सुलझा भी रहेगा और प्यार भी बना रहेगा। मेरी तो 5 बेटियां हैं और मैं 5 में से किसी एक को भी शिक्षा दिलाने के लायक नहीं हूँ। आप तो फिर भी इतना कर रही हैं। आप एक बार अपनी बेटी से बात जरूर कीजिएगा। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। निर्मला को उसके कही बात काफी हद तक सही लगती है, जिसके बाद निर्मला अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करती है, पर काफी बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकलता। विनीता अपनी बदतमीजी पर अड़ी रहती है और एक दिन गुस्से में आकर निर्मला अपनी बेटी का स्कूल का बस्ता
और उसकी सारी कॉपी किताबें घर के आंगन में रख देती है और एक कबाड़े वाले को अपने घर बुलाती है। तभी वहाँ पर अनीता और मीनू आते हैं। मीनू देखती है कि निर्मला विनीता की सभी किताबें कॉपियाँ कबाड़े वाले को बेच रही है। ये सब देखकर मीनू का दिल कांप जाता है और वो निर्मला को रोकते हुए बोलती है, रुकिए मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए। अब विद्या का इतना बड़ा अनादर मत कीजिए। उन्हें ऐसे कबाड़ में मत भेजिए। मीनू, तुम नहीं जानती कि विनीता ने इनका कितना अनादर पहले ही कर दिया है। जब उसको पढ़ना ही नहीं है तो मैं अपने घर पर इन किताबों को सजाकर क्या करूँगी? इसीलिए इन्हें रद्दी के भाव बेच रही हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप इसे मत बेचिए। आपको इन किताबों को बेचकर पैसे ही लेने हैं ना, तो आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लीजिए, लेकिन इन किताबों को मत बेचिए। आप ये किताबें मुझे दे दीजिए। पर तुम इन किताबों का क्या करोगी मीनू? ये तुम्हारे किस काम की? मालकिन, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और उसके बाद एक अच्छी नौकरी करूं, जिससे मैं अपने परिवार को इस गरीबी से मुक्ति दिलवा पाऊं। बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं, पर कम से कम इतना तो कर पाऊं कि 2 वक्त का खाना हम पेट भर कर खा सके। मेरी बहनें जो बेचारी हर रात पानी पीकर अपना पेट भर के सो जाती हैं, मैं उनका पेट भर के सुला सकूं। मेरी माँ को ऐसे घर घर जाकर काम न करना पड़े। मेरी माँ का आधे से ज्यादा जीवन हम सब बहनों की जरूरतों को पूरा करने में ही बीत गया। मैं अपनी माँ के लिए पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ। आर्थिक तंगी के कारण मेरी माँ कभी मुझे पढ़ा ही नहीं पाई। इसीलिए आप इन किताबों को बेचिए मत। आप ये किताबें मुझे दे दीजिए। मीनू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में पढ़ाई को लेकर इतनी इज्जत और इतनी लगन है। अगर तुम अपने इरादों की इतनी पक्की हो तो ठीक है, मैं ये किताबें तुम्हें दे देती हूँ और साथ ही मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी दूंगी। विनीता तो पढ़ी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। पर मालकिन, इसमें तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा और हम गरीबों की इतनी औकात नहीं कि आपका कर्ज उतार सके। अनीता, तुम कुछ मत कहो। मुझे मीनू के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो करने दो। बेटी हो तो मीनू जैसी, कितना सोचती है ये। और एक मेरी विनीता है जो मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। आखिर वो कब समझेगी कि मैं उसे इतना सब जो कहती हूँ ये सब उसी की भलाई के लिए कहती हूँ। मेरा भी तो दिल दुखता है ना जब कोई मेरी बच्ची की बुराई करता है। मैं भी चाहती हूँ कि हर कोई मेरी बच्ची को अच्छी नजरों से देखे, उसकी तारीफ करे, पर वो इस बात को समझना ही नहीं चाहती। वो तो बस मुझसे लड़ना और बदतमीजी करना ही जानती है। उसकी इन हरकतों से मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचती है, उससे इस बात का अंदाजा तक नहीं। दूर खड़ी विनीता ये सारा नजारा देख रही थी। वो निर्मला, अनीता और मीनू की सारी बातों को सुन लेती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और रोते हुए उनसे माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक समझी नहीं कि तुम तो हमेशा से ही मेरी भलाई चाहती हो और अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम मुझे इसी काबिल तो बनाना चाहती हो। आज मीनू की बातें सुनकर मेरे अंदर भी पढ़ाई को लेकर एक नई रोशनी जगी है और मैं इस रोशनी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। माँ, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। विनीता की ये बात सुनकर निर्मला का दिल खुश हो जाता है और निर्मला विनीता और मीनू दोनों को ही अपने गले से लगा लेती है। वक्त गुजरता चला जाता है। निर्मला विनीता और मीनू को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और दोनों साथ साथ एक अच्छे दोस्त की तरह पढ़ती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और मीनू के साथ साथ विनीता भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। स्कूल पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विनीता विदेश चली जाती है और मीनू अपनी माँ के पास रहकर आगे की पढ़ाई को जारी रखती है और अब वो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी नौकरी भी करने लगी। नौकरी से जमा होने वाले पैसों से मीनू अपने परिवार को उस झुग्गी झोपड़ी से निकालकर एक किराए के मकान में ले आती है और सभी लोग एक सुखी जीवन जीने लगते हैं। इस तरह गरीब मीनू का ख्वाब न बनकर हकीकत बन जाता है। कहानी से सीख। तो
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अमीर हो या फिर गरीब हो, अगर आपकी लगन आपके ख्वाबों के प्रति सच्ची है तो फिर ईश्वर भी आपको उसे देने से कभी पीछे नहीं हटता। वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। धन्यवाद।